शांतिपुर नाम के गांव में गंगाराम अपनी पत्नी सुशीला और बेटे अजय के साथ रहा करता था। गंगाराम के पास अपनी कोई खेती नहीं थी। गंगाराम सब्जी बेचने का काम करता था। उस गांव में शहर से एक सेठ अक्सर आता और गांव वालों का अनाज खरीदता था और गांव वाले उस सेठ को ही अपना अनाज बेचते थे। एक दिन सेठ को उस गांव में ही शाम हो जाती है। वो सोचता है, क्या करूं, आज तो बहुत देर हो गई है। आज तो समय का पता ही नहीं चला। अगर मैं अब निकलूंगा तो पता नहीं शहर कब पहुंचूंगा। मुझे लगता है आज रात मुझे इसी गांव में रुकना होगा, लेकिन मैं किसके घर पर रुकूं? वैसे तो ज्यादातर गांव वाले मेरे जान पहचान के ही हैं। अक्सर मैं इन्हीं से तो अनाज खरीदता हूं, लेकिन अगर मैं उनमें से किसी के घर में रुका तो किसान के भाव बढ़ जाएंगे। ये किसी का एहसान लेने जैसा हो जाएगा और मुझे अगली बार कम पैसे में अनाज खरीदना पड़ेगा। नहीं नहीं, इन किसानों से जान पहचान बढ़ाना अच्छी बात नहीं। इसमें मेरा ही घाटा होगा। तभी वहाँ गंगाराम जा रहा होता है और सेठ जी को रास्ते में देख गंगाराम बोलता है, अरे सेठ जी, आप तो शहर वाले सेठ जी हो ना? आप अभी तक गए नहीं? अब तो बहुत शाम हो गई है। कुछ ही देर में रात हो जाएगी। आपको निकल जाना चाहिए था। वैसे आप यहाँ कर क्या रहे हैं? कुछ परेशानी है क्या? गंगाराम को देख सेठ सोच में पड़ जाता है और मन ही मन सोचता है, मुझे लगता है मुझे इस गंगाराम की मदद लेनी चाहिए। वैसे भी ये तो सब्जी बेचता है। इससे आज तक मैंने ना सब्जी खरीदी है और ना ही मुझे कोई जरूरत है। गांव में किसी के पास मदद मांगूंगा तो बदले में अनाज कम पैसे से लेना होगा, लेकिन अगर इससे मदद मांगूंगा तो इसके बदले में ये कुछ नहीं मांगेगा, क्योंकि इसकी खेती तो है ही नहीं। तो ये मुझे अनाज कहां से बेचेगा? अच्छा मौका मिला है, इसके घर ठहर जाता हूं। मेरा आज का काम निकल जाएगा और रहने का बंदोबस्त भी हो जाएगा। हाँ गंगाराम, देखो ना, शाम हो गई है। मैं वही सोच रहा था कि आज रात मुझे इसी गांव में रुक जाना चाहिए। इतनी रात गए यहां से निकलना मुझे सही नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे पास कुछ धन भी है। रात गए रास्ते में पता नहीं कोई चोर मिल गए तो, इसीलिए मैं सोच रहा था कि यहीं रुक जाऊं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किससे मदद मांगूं, किसके घर पर रुकूं। पता नहीं कोई इस बात के लिए राजी होगा भी या नहीं, और मुझे किसी को तकलीफ देना अच्छा भी नहीं लगता। इसीलिए मैंने सोचा कि इस गांव में ही कहीं कोना देखकर रात गुजार लूंगा। अरे नहीं नहीं सेठ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो हमारे लिए मेहमान जैसे हैं। आप एक काम करिए, मेरे ही घर चलिए। आप रात भर मेरे यहाँ रुक जाइए, कल सुबह होते ही चले जाना। नहीं नहीं गंगाराम, तुमने कह दिया इतना ही काफी है। मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। तुम्हारा भी तो परिवार है ना। तुम्हारी पत्नी को इस बात से तकलीफ होगी। रहने दो, मैं यही ठीक हूं। अरे नहीं नहीं सेठ जी, हमें कोई तकलीफ नहीं है और ना ही मेरी पत्नी को तकलीफ होगी। आप उसकी फिक्र मत करिए। आप चलिए मेरे साथ। और वैसे भी हमारा घर 2 कमरे का है। आप एक कमरे में रह जाना, मैं और मेरा परिवार एक कमरे में सो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आप चलिए मेरे साथ। अच्छा ठीक है, अब तुम इतना कह रहे हो तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। वैसे गंगाराम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा तो मुझसे कोई लेन देन भी नहीं है, फिर भी तुमने मेरी इतनी मदद की। सचमुच तुम बड़े ही नेक दिल हो। सेठ लालचंद को लेकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। जी ठीक है, कोई बात नहीं, आज की रात की ही बात है ना। वैसे भी रात में बाहर रुकना भी सही नहीं है। आपने ठीक किया। वैसे मैं खाना बनाने जा ही रही थी, उनके लिए भी बना देती हूँ। वो अभी तो भूखे ही होंगे ना। हाँ सुशीला, उनके लिए भी खाना बना दो। सुशीला खाना बनाने लगते हैं। फिर सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सेठ लालचंद एक कमरे में बड़े आराम से सो जाता है। और फिर दूसरे दिन, अच्छा गंगाराम, अब मैं चलता हूं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। गंगाराम, तुमने मेरे लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की। खाना भी बहुत स्वादिष्ट था। तुम्हारा धन्यवाद। कोई बात नहीं सेठ जी, अब आप जाइए और आराम से जाना। सेठ वहां से चला जाता है और फिर ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। सेठ फिर से गांव में अनाज खरीदने के लिए आता है। उस दिन भी उसे शाम हो जाती है, तो सेठ सोचता है, एक काम करता हूँ, गंगाराम के घर ही चला जाता हूँ। मुफ्त का खाना भी मिल जाता है और रात भर रहने का भी इंतजाम हो जाता है। कल सुबह चला जाऊंगा और वैसे भी गंगाराम मुझे मना नहीं करेगा। यही सोचकर सेठ गंगाराम के पास जाता है और उसे बोलता है, अरे गंगाराम, मुझे आज देरी हो गई है। क्या मैं आज रात के लिए तुम्हारे घर रुक सकता हूँ? हाँ हाँ सेठ जी, क्यों नहीं, आप रुक सकते हैं।
आइए ना, आप भीतर आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? उस दिन भी सुशीला सेठ के लिए खाना बनाती है और सेठ खाना खाकर बड़े ही आराम से सो जाता है और दूसरे दिन निकल जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं और ये सिलसिला ऐसे ही चलने लगता है। अब लालचंद ने अपने रहने का ठिकाना गंगाराम के घर को ही बना लिया था। अब तो वो सीधे सीधे गंगाराम के घर जाने लगा। एक दिन ऐसे ही लालचंद गंगाराम के घर आकर बोलता है, अरे गंगाराम, बहुत तेज भूख लगी है, अपनी पत्नी से कहकर मेरे लिए खाना बनवा दो। जी सेठ जी, मैं अभी कहता हूँ। ये क्या है जी? अब ये तो हर बार हमारे ही घर आने लगे हैं। हमारा घर क्या कोई धर्मशाला है? एक बार हो गया, 2 बार हो गया, पहले ही हम जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं। ऊपर से ये सेठ आए दिन आ जाता है। ये नहीं कि हमारी थोड़ी मदद कर दे, थोड़ा बहुत अनाज हमें दे दे, लेकिन नहीं, मुझे लगता है इस सेठ ने जानबूझकर हमारा घर चुना है ताकि उनको घाटा ना हो और मुफ्त में इस काम बन जाए। गांव में और भी तो घर हैं और बहुत सारे लोग तो इससे व्यापार करते हैं, अपना अनाज बेचते हैं। ये उन लोगों के घर जाकर क्यों नहीं रुकते? बार बार ये हमारे घर क्यों आ जाते हैं, जबकि हमारा तो उनसे कोई लेन देन भी नहीं है। सुशीला, जरा धीरे बोलो, वो सुन लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जाने दो ना, उन्हें जरूरत है। बेचारे व्यापार करने हमारे गांव में आते हैं। उनका तो शहर में बहुत बड़ा घर है, लेकिन फिर भी वो हमारे घर पर ठहरते हैं। उनकी मजबूरी है सुशीला, नहीं तो हमारे घर पर क्यों ठहरते? तुम उनके बारे में ऐसा मत सोचो। जब मैं उन्हें पहली बार घर आने के लिए कहा था तो वो मना कर रहे थे। वो खुद नहीं आना चाहते थे। वो तो मैं ही था जो जबरदस्ती उन्हें हमारे घर ले आया। वो तो बाहर ही रुक रहे थे। अब तुम ही बोल सुशीला, अच्छा लगता है क्या? आप भी ना बाहर रुक रहे थे तो रुकने देते। वो कौन सा आपके रिश्तेदार हैं जो बार बार उन्हें घर पे लेकर आते हो? और अब तो वो पूछना भी जरूरी नहीं समझते, सीधे सीधे आ जाते हैं जैसा कि उनका ही घर है। ये तो कोई बात नहीं हुई। छोड़ो ना सुशीला, वो कौन सा रोज रोज हमारे घर आते हैं? कभी कभी देर हो जाती है तो आ जाते हैं। आप भी क्या बोले जा रहे हो? कितने दिन हो गए, वो हमारे घर ना जाने कितनी बार आ चुके हैं। अब ये तो हमेशा का ही हो गया है। आपसे कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं। आप तो अपने ही चलाएंगे ना। जाइए, आप बाहर जाकर उनके पास बैठिए। सुशीला खाना बनाने लगती है। उसके बाद वो सेठ खाना खाकर फिर से आराम से सो जाता है और सुबह होते ही निकल जाता है। एक दिन सुशीला अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हमें हमारे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, अजय के बारे में सोचना चाहिए। सब्जी बेचकर हमें कितना कम मुनाफा होता है। गांव में तो लोग सब्जियां खरीदते ही नहीं हैं, बिल्कुल ना के बराबर सब्जियां खरीदते हैं। इतने पैसे से हमारा गुजारा भी नहीं हो पाता। आपको नहीं लगता आपको कुछ और सोचना चाहिए? तुम सही कह रही हो सुशीला, लेकिन मैं और कौन सा काम करूं? हमारे पास जमीन भी तो नहीं है। अगर होती तो मैं खेती ही कर लेता। माना कि हमारे पास जमीन है, लेकिन दिमाग तो है ना। आप गांव में सब्जियां बेचते हैं, इससे अच्छा आप शहर जाकर सब्जियां बेचिए, क्योंकि आप उस जगह सब्जियां बेच रहे हैं जहां लोगों को जरूरत भी नहीं है। गांव के लोग तो सब्जियां बहुत कम खरीदते हैं, लेकिन शहर में लोगों को अक्सर सब्जी की जरूरत होती है। शहर के लोग रोज सब्जियां खरीदते हैं, तो मुझे लगता है अगर आप शहर जाकर सब्जियां बेचेंगे तो हमारा मुनाफा ज्यादा होगा और शहर में दाम भी बहुत अच्छा मिलता है। और आप उन्हें ताजा सब्जियां देंगे तो देख लेना, हमारी सब्जी का व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगेगा। अगर हमें ज्यादा मुनाफा चाहिए तो यही करना होगा। हाँ सुशीला, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं शहर जाकर सब्जियां बेचता हूँ। लेकिन सुशीला, शहर तो बहुत दूर है। अगर मैं सब्जियां बेचने शहर जाऊंगा तो मुझे कभी कभी आते आते तो बहुत वक्त हो जाएगा और इतनी रात में घर नहीं आ सकता। और शहर में तो कोई जान पहचान वाला भी नहीं है, मैं कहाँ रुकूंगा? जान पहचान वाला है ना, वो सेठ जी जो हमारे घर पर अक्सर आना जाना करते हैं, उनका घर तो वही है। आप एक काम कीजिए, आप सब्जियां बेचकर उन सेठ जी के घर रुक जाया करिए। और मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि वो सेठ जी आपको अपने घर पर रुकने देते भी हैं या नहीं। हाँ सुशीला, तुमने सही कहा। वो सेठ जी तो शहर में ही रहते हैं। वो मुझे अपने घर पर जरूर रुकने देंगे। वैसे भी वो इतने दिनों से हमारे घर पर आ रहे हैं, तो वो मुझे क्यों मना करेंगे? आप बहुत भोले हो, आप लोगों को नहीं जानते। आप देख लेना,
मुझे नहीं लगता कि वो आपको अपने घर पर रुकने देंगे। देख लेना, जरूर कोई ना कोई बहाना बनाकर आपको भगा देंगे। मैं लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। लोग बहुत एहसान फरामोश होते हैं। जब उनको जरूरत थी तब वो मीठी मीठी बातें करके हमारे घर तो आ गए, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो आपके काम नहीं आएंगे। नहीं सुशीला, तुम गलत सोच रही हो। सेठ जी बहुत अच्छे हैं। उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है। तुम देख लेना। अब जब मुझे जरूरत पड़ी है तो वो भी मेरी सहायता जरूर करेंगे। शहर जाकर मैं उन्हीं के घर रुकूंगा। और मुझे पूरा यकीन है कि सेठ जी मुझे उनके घर पर रुकने के लिए जरूर कहेंगे। और तो और मेरी खातिरदारी भी करेंगे, क्योंकि हमने भी उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखी थी। हाँ ठीक है, देख लेते हैं कि आप सही निकालते हो या मैं। फिर दूसरे दिन गंगाराम सब्जी लेकर शहर के लिए निकल पड़ता है और वहाँ सब्जियां बेचने लगता है। ताजा सब्जी होने के कारण की बिक्री बहुत अच्छे से हो जाती है। उसकी सारी सब्जियां बिक जाती है। गंगाराम ये देख बहुत खुश हो जाता है और सोचता है, सुशीला ने सही कहा था। अच्छा हो गया जो मैं शहर में सब्जियां बेचने आ गया। गांव में तो कोई सब्जियां खरीदता ही नहीं है, लेकिन सचमुच शहर के लोग तो बहुत सब्जियां खरीदते हैं। अब मैं ऐसे ही शहर आकर सब्जियां बेचूंगा। बहुत अच्छा मुनाफा होने लगेगा। लेकिन अब तो शाम होने को आई है। मुझे सेठ जी के घर जाना होगा। कल सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा। सेठ लालचंद के घर जाता है तो बाहर गेट पर खड़ा आदमी गंगाराम को रोकता है और बोलता है, कौन हो तुम? किससे मिलना है? मैं गंगाराम हूँ, शांतिपुर से आया हूँ। मुझे सेठ जी से मिलना है। अच्छा, तुम बाहर ही रुको, मैं सेठ जी से पूछ कर आता हूँ। वो आदमी जाकर सेठ से बोलता है, सेठ जी, बाहर कोई आदमी आया है। बोल रहा था उसका नाम गंगाराम है। उसे आपसे मिलना है। क्या उसे अंदर भेज दो? अरे नहीं नहीं, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। उसे अंदर भेजने की कोई जरूरत नहीं। तुमसे जाकर कह दो मैं घर पर नहीं हूँ और मेरी पत्नी घर पर अकेली है, तो अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। उसे बाहर से ही भगा दो। वो आदमी जाकर गंगाराम से कहता है, सुनो भाई, सेठ जी तुमसे नहीं मिलना चाहते। तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा है। ऐसा नहीं हो सकता। एक काम करो, तुम उन्हें मेरा नाम बताओ और कहो ना कि मैं शांतिपुर से आया हूँ। वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। वो अक्सर हमारे गांव आते हैं और मेरे घर पर ही ठहरते हैं। उनसे कहना कि मुझे उनकी जरूरत है। मैं आज रात उनके यहाँ रुकना चाहता हूँ। ठीक है, मैं एक बार फिर से बात करके आता हूँ। वो आदमी फिर से सेठ जी के पास जाकर बोलता है, सेठ जी, कोई शांतिपुर का गंगाराम नाम है, यहाँ रुकने के लिए पूछ रहा है। क्या करूं? बेवकूफ कहीं के, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? मैंने तुम्हें कहा ना उससे कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। उसे बता दो यहाँ पर मैं ऐसे भूखे नंगे को अपने घर पर नहीं रख सकता। वो एक साधारण सा सब्जी बेचने वाला गरीब और भिखारी है। उसकी औकात नहीं है मेरे घर में पांव रखने की। और क्या मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है जो मुंह उठाकर चलाया? उसे बाहर से ही भगा दो। उस आदमी को ये सुन बहुत बुरा लगता है और वो गंगाराम से जाकर कहता है, सुनो, सेठ जी ने मना कर दिया है, तुम यहाँ से चले जाओ। अरे ऐसे कैसे? तुम सेठ जी को ठीक से बता ही नहीं रहे हो कि मैं कौन हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, मैं सेठ जी का करीबी हूँ। सेठ जी अक्सर मेरे घर पर रहते हैं। एक काम करो, तुम मुझे अंदर जाने दो। मैं सेठ जी से बात करता हूँ। नहीं रुको, तुम अंदर मत जाओ। देखो भाई, तुम इन बड़े लोगों को नहीं जानते। ये छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते। भले ही ये तुम्हारे घर ठहरते होंगे, लेकिन अब वो तुम्हें अपने घर पर रुकवाना नहीं चाहते। दरअसल सेठ जी घर पर ही हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं तुमसे कह दूं कि वो घर पर नहीं है और उनकी पत्नी अकेली है। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि वो जानबूझकर ये कह रहे हैं? और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें यहां से जाने के लिए कह दूं। इन बड़े लोगों की नजर में हम जैसे छोटे लोगों की कोई औकात नहीं होती। वो अपना काम तो निकलवा लेते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है तब अपना असली रंग दिखाते हैं। गंगाराम को ये सब सुन बहुत बुरा लगता है। उसका दिल टूट जाता है। गंगाराम कहता है, मेरी पत्नी सही कहती थी। मैंने ही उसकी बात नहीं मानी। मैं इन सेठ जी को समझ ही नहीं पाया। इतने बड़े शहर में मैं तो किसी को जानता तक नहीं। अब मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिक्र मत करो मेरे भाई। एक काम करो, मैं अभी घर ही जा रहा था। मेरे साथ मेरे घर चलो। आज की रात वहां काट लेना।
फिक्र मत करो, मैं अकेला ही रहता हूँ। मेरे घर दूसरा कोई नहीं है। सुबह होते ही चले जाना। और याद रखना, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। सब लोग मतलबी होते हैं। इन बड़े लोगों पर कभी भरोसा मत करना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सच कह रहे हो। मैं आइंदा याद रखूंगा। गंगाराम उस रात उसके घर पर ठहर जाता है और सुबह होते ही घर चला जाता है। घर जाने के बाद अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बताता है। उसकी पत्नी कहती है,